पूर्वी समस्या एवं ब्रिटेन सन 1878 से 1914 तक के दूसरे व्याख्यान में आप सभी श्रोताओं एवं विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। पूर्व वीडियो में हमने पूर्वी समस्या का क्या अभिप्राय है अथवा अर्थ क्या है विस्तार पूर्वक इसे समझा तथा ब्रिटेन का मूल दृष्टिकोण पूर्वी समस्या के प्रति क्या था, इस पर भी हमने चर्चा की। इसके द्वितीय भाग में हम देखेंगे कि मॉन्टीनीग्रो की क्या मांग थी, उसकी क्या स्थिति थी, सर्बिया में अशांति के क्या कारण थे, उसकी क्या स्थिति थी, तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन चला, किस प्रकार चला तथा ब्रिटेन का उसके प्रति क्या दृष्टिकोण था, इटली और तुर्की के बीच युद्ध हुआ, बोस्निया पर ऑस्ट्रिया के द्वारा किस प्रकार अधिकार किया गया, हर्जेगोविना और बोस्निया पर, प्रथम द्वितीय बाल्कन युद्ध पूर्वी समस्या के अंतर्गत इस समय लड़े गए, इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए और प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका किस तरह से तैयार हुई। इन पूर्वी समस्या की घटनाओं पर ब्रिटेन की क्या नीति रही तथा उसकी नीति का मूल्यांकन भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं मॉन्टीनीग्रो की क्या मांग थी। एड्रियाटिक सागर के समीप मॉन्टेनीग्रो स्थित था। बर्लिन कांग्रेस के द्वारा इसे स्वतंत्र राज्य मान लिया गया था। इस राज्य का झुकाव रूस की ओर था। यहाँ का शासक सर्वजाति के राज्यों का एकीकरण करना चाहता था। सर्वजाति थी, उसका एकीकरण करना चाहता था अपने नेतृत्व में। इस कारण बाल्कन युद्ध में इस राज्य ने सक्रिय रूप से भागीदारी की तथा इन युद्धों से अनेक लाभ प्राप्त किए। इस राज्य का झुकाव रूस की ओर होने के कारण ब्रिटेन की सहानुभूति प्रारंभ में इसे प्राप्त नहीं थी, किंतु बाद में रूस के साथ मित्रता हो जाने के कारण इंग्लैंड की नीति इसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो गई थी। सर्बिया की अशांति, किस प्रकार से वहाँ अशांति की स्थितियाँ निर्मित हुई थीं। बर्लिन कांग्रेस के द्वारा सर्बिया को स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया था, किंतु सर्बिया संपूर्ण सर्व जाति से संबंधित राज्यों का एकीकरण अपने नेतृत्व में करना चाहता था। इसी कारण 1885 में बुल्गारिया और पूर्वी रोमेलिया के एकीकरण का इसने विरोध किया था। सर्बिया के द्वारा विरोध स्वरूप युद्ध किया गया, किंतु बुल्गारिया ने उसे परास्त कर दिया। 1886 में बुखारेस्ट की संधि उसे करनी पड़ी। सर्बिया का झुकाव ऑस्ट्रिया की ओर इस समय था। 1903 में सर्बिया के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय तथा उसकी रानी की हत्या कर दी गई तथा काराजार्ज वंश के पीटर को सर्बिया का राजा बनाया गया। इसका झुकाव ऑस्ट्रिया की ओर न होकर रूस की ओर हो गया था, अतः ऑस्ट्रिया का प्रभाव यहाँ कम हुआ। 1908 में बोस्निया और हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया ने अपने राज्य में मिला लिया। सर्बिया के द्वारा इसका जमकर विरोध किया गया। ऑस्ट्रिया के साथ सर्बिया की शत्रुता बढ़ गई। सर्बिया तो युद्ध भी करना चाहता था, किंतु रूस की सहमति और अन्य देशों का साथ नहीं मिलने के कारण ऑस्ट्रिया के साथ उसका प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। किंतु अंततः 1914 में प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के टकराव के कारण हुआ। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के टकराव के कारण इंग्लैंड इस मामले में तटस्थ बना रहा। उसने किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि सर्बिया रूस का समर्थक था, किंतु रूस के साथ अब ब्रिटेन के मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए थे। इस कारण सर्बिया के प्रति भी उसके राजनीतिज्ञों की सहानुभूति देखी जा सकती है। तो इस तरह से तनावपूर्ण परिस्थितियाँ सर्बिया और ऑस्ट्रिया के साथ थी। ऑस्ट्रिया के पक्ष में जर्मनी और सर्बिया के पक्ष में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन आ गए थे। इस तरह यूरोपीय गुटबंदी बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ी थी। इसी समय तुर्की में भी युवा तुर्क आंदोलन चला। तुर्की के युवा पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित हुए, पश्चिमी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की तथा तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन का श्री गणेश हुआ। यहाँ के युवाओं के भीतर राष्ट्रवादी भावनाएं प्रसारित हो रही थीं। युवा तुर्कों ने युवा तुर्क दल का गठन किया, जो तुर्की में स्थित
निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन को समाप्त कर पश्चिमी ढंग या लोकतांत्रिक ढंग के शासन व्यवस्था को तुर्की में स्थापित करना चाहते थे। 23 जुलाई 1908 को तरुण तुर्कों ने नियाजी बे के नेतृत्व में सुल्तान अब्दुल हमीद के विरुद्ध क्रांति कर दी। एक अन्य नेता अनवर बे के नेतृत्व में भी बड़ी संख्या में क्रांतिकारी तुर्क चले। क्रांतिकारियों ने उदार संविधान अपनाने हेतु सुल्तान पर दबाव डाला, अन्यथा की स्थिति में कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करने की धमकी दी। सुल्तान भयभीत हुआ, उसने उदार संविधान स्वीकृत किया तथा धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी की घोषणा भी कर दी। गुप्तचर दल जो कुख्यात थे हटा दिया गया। कमाल पाशा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तुर्की के विभिन्न भागों में इसके पश्चात उपद्रव शुरू हुए। कुर्द सैनिक टुकड़ियों ने नवीन शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मैसिडोनिया और अल्बानिया में भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई। इसका लाभ उठाकर जब 1908 में ऑस्ट्रिया और हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने राज्य में मिला लिया, सुल्तान ने इसका लाभ उठाया, अशांति का भी लाभ उठाया और उदार संविधान को निरस्त कर दिया तथा सभी सुधारों को जो उसने घोषित किया था समाप्त कर दिया। 1909 में इन परिस्थितियों में 1909 में अनवर बे जो दूसरे प्रसिद्ध नेता थे नियाजी बे के अतिरिक्त तथा एकता व प्रगति समिति जो तुर्की में थी ने मिलकर सेना की सहायता से दूसरी बार क्रांति कर दी। राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद को सिंहासन से हटाकर कारागार में डाल दिया गया। मोहम्मद पंचम के नाम से उसके एक भाई को सुल्तान घोषित किया गया। कमाल पाशा के स्थान पर युवा तुर्क मंत्रिमंडल ने कार्य करना शुरू किया तथा इस सरकार ने 1909 से 1918 तक कार्य किया। इस प्रकार से युवा जो वाहिनी थी, युवा जो दल था, तुर्क आंदोलन था, युवा तुर्क आंदोलन, ऐसा लगा कि वह सफल हो गया है अपने उद्देश्यों में। अनवर बे को अनवर पाशा की उपाधि दी गई। यद्यपि आगे चलकर यह आंदोलन अपनी दिशा से भटक गया, अपने उद्देश्यों से भटक गया तथा आधुनिकता और लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर इसने तुर्कीकरण की नीति अपनाई। तुर्की भाषा, तुर्की संस्कृति, उनके धर्म को प्रोत्साहित किया जाने लगा। एक तरह से अन्य धर्मावलंबी, अन्य संस्कृतियों के मानने वाले थे, जैसे अरबी थे, रूसी थे, स्लाव थे, सर्ब लोग थे, इन सब के खिलाफ एक तरह से आंदोलन की गति हो गई और इस तरह से केवल तुर्की और उसकी जो परंपराएं थीं का धर्म था उसी का समर्थन किया गया और उसे ज़बरदस्ती लागू करने का प्रयास किया गया। शासन द्वारा तुर्कीकरण की नीति अपनाए जाने के कारण गैर तुर्कियों के द्वारा आंदोलन प्रारंभ हो गए तथा अनेक स्थलों पर विद्रोह शुरू हुए। युवा तर्क आंदोलन के प्रति ब्रिटेन का दृष्टिकोण प्रारंभ में सकारात्मक रहा क्योंकि तुर्की के युवा देश में सुधार चाहते थे तथा पश्चिम की तर्ज पर शासन की व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। यद्यपि जब स्थापित शासन के द्वारा युवा तुर्कों के द्वारा तुर्कीकरण की नीति अपनाई गई तब ब्रिटिश जनता एवं सरकार की सहानुभूति इनके प्रति नहीं रही तथा ईसाई जनता जो थी, जो विद्रोह कर रही थी, उसके प्रति इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त इनको हुई। इस तरह से प्रारंभ में इंग्लैंड की सहानुभूति रही युवा तुर्क आंदोलन के प्रति, लेकिन जब वह अपनी दिशा भटक गया तब इंग्लैंड में और इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। अब हम देख लेते हैं बोस्निया संकट किस प्रकार उत्पन्न हुआ। बर्लिन कांग्रेस के निर्णय के अनुसार बोस्निया और हर्जेगोविना के जो क्षेत्र थे, बाल्कन प्रायद्वीप में 2 प्रदेश थे, ऑस्ट्रिया को उनके शासन संचालन की जिम्मेदारी दी गई, जो इस शर्त पर दिए गए थे यह क्षेत्र उनको कि उन्हें ऑस्ट्रिया अपने राज्य में नहीं मिला सकेगा, किंतु इसका उल्लंघन ऑस्ट्रिया ने किया। इन दोनों प्रदेशों का विलय अपने राज्य में कर लिया। इस कार्यवाही से पूर्व ऑस्ट्रिया ने रूस के साथ गुप्त संधि की थी तथा इन दोनों प्रदेशों के विलय के बदले रूस को यह अधिकार गोपनीय तौर पर दिया था कि वह रूस अपने युद्धपोत काला सागर में डार्डेनलीज जलमार्ग तक ला सकेगा। किंतु ऑस्ट्रिया की इस कार्यवाही से जब उसने विलय किया
तो सबसे ज़्यादा कष्ट रूस और सर्बिया को ही हुआ। वे बड़े क्रुद्ध हुए। रूस को यह अपेक्षा थी कि इतनी जल्दी वह कार्यवाही नहीं कर पाएगा, बल्कि रूस फायदा उठा लेगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। रूस तो अपनी सेना काला सागर डार्डेनलीज तक नहीं भेज सका, किंतु ऑस्ट्रिया ने इसका लाभ ले लिया। जर्मनी को छोड़कर शेष यूरोप ने ऑस्ट्रिया की कटु आलोचना हुई तथा एक तरह से विरोध और युद्ध की स्थितियां भी आ गईं, किंतु जर्मनी के दृढ़तापूर्वक ऑस्ट्रिया के साथ खड़े हो जाने के कारण जो सर्बिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध चाहता था रूस की मदद से, किंतु यह नहीं हो पाया, क्योंकि रूस ने खुलकर साथ नहीं दिया या युद्ध न करने की सलाह दी, क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी नाजुक थीं और बड़े युद्ध की आशंका थी। और जर्मनी ऑस्ट्रिया के पक्ष में खड़ा हो चुका था। इटली के साथ उसकी संधि थी, इसकी जानकारी रूस को भी थी। इस कारण से युद्ध तो नहीं हुआ, किंतु प्रथम विश्व युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ऐसी परिस्थितियों में बोस्निया की राजधानी सराजेवो में जब एक सर्बियन क्रांतिकारी के द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की गई थी तथा प्रथम विश्व युद्ध इसी से प्रारंभ हुआ था। ब्रिटेन भी ऑस्ट्रिया की इस कार्यवाही के विरोध में था तथा इस प्रकरण में रूस और सर्बिया का उसके द्वारा समर्थन किया गया, किंतु ब्रिटेन भी इस समय सैनिक तैयारियों में व्यस्त था, जुटा हुआ था तथा तत्काल युद्ध नहीं चाहता था। इस कारण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया गया, किंतु रूस और सर्बिया का साथ नैतिक रूप से या अपने मित्र होने के कारण रूस के साथ वह रहा। इसी समय इटली और तुर्की में युद्ध छिड़ा। 1911-12 में जो विद्रोह हो रहे थे और अराजकता की स्थिति, अव्यवस्था तुर्की में थी। तुर्की शक्तिहीन हो चुका था। ऑस्ट्रिया के द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना का विलय कर लिया गया। फ्रांस ने भी उत्तरी अफ्रीका के तट पर तुर्की के अधीन ट्यूनिस प्रदेश के मोरक्को पर 1911 में अपना अधिकार कर लिया। इन सब घटनाओं से इटली प्रोत्साहित हुआ और इटली ने 25 सितंबर 1911 को तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित तुर्की के प्रदेश त्रिपोली, बेंगाजी और दिसना पर अधिकार कर लिया। इटली एवं तुर्की की सेनाओं में युद्ध हुआ। इटली को विजयश्री प्राप्त हुई। लंजेन की संधि की गई, लांजेन नामक स्थान पर संधि की गई। इसके द्वारा युद्ध का अंत हुआ। त्रिपोली, सेरेनिका इटली को सौंप दिए गए। इंग्लैंड ने इन घटनाओं का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। यद्यपि उसकी सहानुभूति तुर्की के प्रति थी, किंतु उसके द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया गया, क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी ही नाजुक दौर से गुजर रही थीं और कोई भी प्रत्यक्ष कार्यवाही सीधे बड़े युद्ध का रूप ले सकती थी। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस बात से भली भांति परिचित थे। इस कारण उन्होंने सीधे हस्तक्षेप करने से इस समय अपने देश को बचाए रखा। इसी समय प्रथम बाल्कन युद्ध छिड़ गया। 1912-13 युवा तुर्क आंदोलन के फलस्वरूप तुर्कीकरण की नीति तुर्क प्रशासन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके कारण तुर्की के अधीनस्थ क्षेत्र मैसिडोनिया, बल्गारिया, सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो की ईसाई प्रजा उत्तेजित हो उठी। इसके अतिरिक्त तुर्की की कमजोरी से लाभ उठाने की भावना भी इन क्षेत्रों में थी। इस कारण से बाल्कन इन राज्यों ने एक संघ का निर्माण कर लिया ताकि तुर्की के साथ आवश्यकतानुसार युद्ध किया जा सके तथा उसकी शक्तिहीनता का लाभ प्राप्त किया जा सके। इस क्रम में 2 अक्टूबर 1912 को मॉन्टीनिग्रो ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 10 दिन पश्चात बुल्गारिया, सर्बिया और यूनान ने भी तुर्की के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। यह प्रथम बाल्कन युद्ध कहलाता है, जो 3 माह तक चला। बुल्गारिया की सेना ने तुर्की को परास्त किया तथा उसकी सेना कुस्तुनतुनिया के 40 किलोमीटर पास तक पहुंच गई। सर्बिया की सेना ने भी नोवी बाजार क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, तुर्की को परास्त किया। यूनानी सेना ने भी सलोनिका को जीत लिया। मॉन्टीनिग्रो की सेना ने भी अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया। इस तरह तुर्की की सेना सभी स्थानों में परास्त हुई। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड की पैनी नज़र इन सभी घटनाओं पर लगी हुई थी। जैसे कि उसकी नीति थी कि वह तुर्की की रक्षा भी करना चाहता था, किंतु उसके मित्र राष्ट्रों के मित्र युद्ध कर रहे थे। इस कारण बड़ी सावधानी पूर्वक उसने निरीक्षण किया और युद्ध जब समाप्त हुए तो लंदन में
दिसंबर 1912 में तुर्की और बाल्कन देशों के प्रतिनिधियों को उसने बुलवाया और उनकी बैठक हुई। इसमें बुल्गारिया ने तुर्की से एड्रियानोपल के समर्पण की मांग की, जिसे तुर्की ने ठुकरा दिया। समझौता टूटा। इस पर 1913 में पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। तुर्की में जनीना, एड्रियानोपल और इस्कोतरी, इन तीनों का पतन तुर्की में हो गया। विरोधी जीत गए और अंत में 1913 में पुनः लंदन में सभी एकत्र हुए। इंग्लैंड ने उन्हें बुलवाया और संधि हुई, लंदन की संधि 1913 में। इसके अनुसार यूरोप में कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र जो था वो केवल तुर्की के पास रहा और अल्बानिया को स्वतंत्र राज्य माना गया। क्रीट यूनान में मिल गया। इस प्रकार इंग्लैंड ने लंदन में सभी देशों को बुलाकर सावधानीपूर्वक सभी घटनाओं का निरीक्षण किया तथा सामंजस्य बनाने में अंततः सफल हुआ। यद्यपि इससे तुर्की को बहुत नुकसान हुआ, किंतु फिर भी तुर्की की रक्षा हुई। द्वितीय बाल्कन युद्ध हुआ। इसका कारण था तुर्की से जो बड़ा क्षेत्र इन बाल्कन राज्यों को प्रथम युद्ध में प्राप्त हुआ था, उसका सही वितरण न होना। मुख्य रूप से सर्बिया और बल्गारिया दोनों में विवाद निर्मित हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों की कूटनीति भी चली। ऑस्ट्रिया ने बल्गारिया को उकसाना प्रारंभ किया। ऑस्ट्रिया बल्गारिया के पक्ष में था, उसके साथ जर्मनी था। ये दोनों देश बल्गारिया को उत्तेजित कर रहे थे, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे। सर्बिया का साथ रूस दे रहा था। मतभेद तीव्र होने पर बल्गारिया ने जून 1913 में सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यूनान, रोमानिया, मॉन्टीनीग्रो, इन तीनों ने सर्बिया का साथ दिया। तुर्की ने भी मौके का लाभ उठाया, क्योंकि बल्गारिया ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। तुर्की ने भी उसके बल्गारिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह रोमानिया की सेना ने उत्तर से, दक्षिण और पश्चिम से यूनान तथा सर्बिया ने आक्रमण किया। तुर्की की सेना ने एड्रियानोपल पर आक्रमण कर दिया। इस तरह सभी स्थलों पर घिर जाने के कारण बल्गारिया को परास्त होना पड़ा। बुखारेस्ट की संधि हुई। इस संधि से बल्गारिया को अपने आधे प्रदेश खोने पड़े, बाल्कन राज्यों को देना पड़ा। तुर्की को एड्रियानोपल पुनः प्राप्त हुआ। इस संघर्ष में ब्रिटेन की सहानुभूति सर्बिया के पक्ष में रही, क्योंकि बल्गारिया के पक्ष में ऑस्ट्रिया और जर्मनी थे तथा सर्बिया के पक्ष में रूस था। तुर्की को भी इससे लाभ हुआ था, एड्रियानोपल प्राप्त हुआ। तो ब्रिटेन ने सावधानीपूर्वक इन घटनाओं का मूल्यांकन किया, किंतु उनकी सहानुभूति तुर्की और सर्बिया, रूस के प्रति रही और इस क्षेत्र को सफलता प्राप्त हुई। इस तरह 1914 तक, पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक की स्थितियां थीं और बाल्कन युद्धों ने और जटिल परिस्थितियों का निर्माण कर दिया और इस तरह अंततः प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। मूल्यांकन देख लेते हैं। बाल्कन युद्धों ने पूर्वी समस्या को और भी जटिल बना दिया। इसने यूरोपीय कूटनीति तथा गुटबाजी को प्रोत्साहित किया। सर्बिया के पक्ष में रूस था। रूस के मित्र ब्रिटेन और फ्रांस थे और जर्मनी और ब्रिटेन का मित्र जापान भी था। बल्गारिया का पक्ष ऑस्ट्रिया, हंगरी ने लिया था। ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी एवं इटली की संधि थी। इस तरह बाल्कन युद्ध ने यूरोपीय गुटबाजी और संघर्ष की स्थिति को तीव्र से तीव्रतर कर दिया। मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया एवं बल्गारिया के स्वार्थ सर्बिया तथा रूस के साथ टकरा रहे थे एवं इनके साथ पूरा यूरोप बटा हुआ था। जब बोस्निया की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रियन राजकुमार की हत्या हुई, इस घटना ने बारूद की ढेर में चिंगारी की तरह काम किया। यह तात्कालिक कारण माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध का और अंततः प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो बाल्कन क्षेत्र की घटनाओं अथवा पूर्वी समस्या से प्रारंभ हुआ। बाल्कन युद्ध के समय ब्रिटेन की सहानुभूति तुर्की के साथ बनी हुई थी, किंतु पूर्वी समस्या की जटिल स्थितियों में ब्रिटेन ने सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की नीति का अनुसरण किया तथा प्रत्यक्ष युद्ध से बचकर अन्य प्रमुख यूरोपीय देशों की भांति युद्ध की तैयारी में उसने ध्यान दिया या संलग्न रहा। ब्रिटेन, फ्रांस एवं रूस में संधि हो चुकी थी। इस कारण ब्रिटेन की नीति पूर्वी समस्या के संदर्भ में रूस के प्रति नरम हो गई थी। ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ पूर्वी समस्या की प्रत्येक घटना पर पूरी दृष्टि रखे हुए थे
तथा सावधानीपूर्वक पूर्वी समस्या की घटनाओं का निरीक्षण कर रहे थे। ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों की यह समस्या थी, जो उनके पास मूल समस्या थी वहाँ के शासकों की, वो ये थी कि वे तुर्की की रक्षा करना चाहते थे, तो उसके विरोधी रूस के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके थे। पूर्व में वे रूस विरोधी थे और तुर्की के कट्टर समर्थक थे, तुर्की की रक्षा करना चाहते थे, तो पॉलिसी या नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। किंतु अब उनको दो विरोधी देशों के बीच तालमेल स्थापित करना था। एक ओर था तुर्की, जिसकी वो रक्षा करना चाहते थे, तो दूसरी ओर उसका विरोधी था रूस, जिसके साथ ब्रिटेन की अब मित्रता की संधि हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में सावधानीपूर्वक घटनाओं का निरीक्षण करते हुए ब्रिटेन के द्वारा तटस्थता की नीति का अनुसरण किया गया, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति का त्याग किया गया, किंतु सभी घटनाओं का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया गया। और बोस्निया के सराजेवो में जो घटना घटी, उसके बाद सर्बिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध शुरू हो गया। और जैसे ही यह युद्ध की शुरुआत हुई कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के पक्ष में, इटली ने ऑस्ट्रिया के पक्ष में, तो रूस ने सर्बिया के पक्ष में, फिर रूस के पक्ष में फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो इस तरह पूर्वी समस्या प्रथम विश्व युद्ध के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी, जहाँ पर लगातार यूरोपीय देशों के और तुर्की के कारण एशियाई देश भी सम्मिलित थे, इनके बीच संघर्ष की स्थितियाँ थीं। तो ये पूर्वी समस्या 1878 से 1914 तक की स्थिति और ब्रिटेन की इसके प्रति क्या नीति थी, उसका हमने विश्लेषण प्रस्तुत किया।